उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर या फिर नॉर्थ दिशा में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी लखनऊ है ना। तो आपको पता ही होगा जो उत्तर प्रदेश की लोकेशन है ना, यदि आप मैप देखते हैं तो इसकी जो लोकेशन है वो उत्तर भारत में स्थित है या फिर उत्तर मध्य भारत में स्थित है। इसके अलावा इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है। तो आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश के यदि हम गठन की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें या फिर इसको स्थापना दिवस भी बोला जाता है, 24 जनवरी 1950 है ना। देखिए इस दिन क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश का जो नाम है उत्तर प्रदेश उसे 24 जनवरी 1950 को ही मिला था। इससे पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत बोला जाता था। इसके अलावा पुनर्गठन की बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 9 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन मत से मतलब ये है कि जो उत्तरांचल है, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य है, तो ये उससे अलग हुआ था और एक अलग राज्य बना था। अब हम पड़ोसी राज्य डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से पड़ोसी राज्य लगते हैं। तो यदि हम उत्तर पश्चिम दिशा की बात करें या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य लगता है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम दिशा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य है। नॉर्थ डायरेक्शन की बात करें तो उत्तराखंड राज्य स्थित है ना। उत्तराखंड आपको यहाँ पर उत्तर दिशा में देखने को मिल जाएगा। पूर्व या फिर ईस्ट डायरेक्शन की बात करें तो बिहार और झारखंड राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बिहार मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पूर्व दिशा में झारखंड देखने को मिल जाएगा। पश्चिम दिशा की बात करें, वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान स्थित है ना। तो वेस्ट साइड इसकी ये है, तो यहाँ पर राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा, दिल्ली और यहाँ पर आपको हरियाणा। तो ये 3 राज्य इसकी वेस्ट डायरेक्शन में स्थित हैं। दक्षिण दिशा की बात करें, साउथ डायरेक्शन की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसके दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का चौथा बड़ा राज्य है ना। तो आपको ये क्षेत्रफल याद रखना, जो भी आपके उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। इसके अलावा जो ये परसेंटेज है ना, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है, तो ये डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देश में इसका चौथा स्थान है। इससे बड़े 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये चारों राज्य आपको याद रखने हैं। जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन की, तो यहाँ की जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग जो यहाँ की पॉपुलेशन वो करीब 20 करोड़ थी। वर्तमान की बात करेंगे तो करीब 24 करोड़ है ना। लेकिन वो अभी डेटा आया नहीं है, तो हम 2011 के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे तो करीब 20 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। इसमें से मेल की बात करें हम तो करीब 10.5 करोड़ है और फीमेल की बात करें तो 9.5 करोड़ है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं ना। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, देखिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में, ये 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, तो इसमें एवरेज कितने लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। एक नोट हम देख लेते हैं, जनसंख्या के आधार पर है भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो आपको पता ही होगा कि जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 20 करोड़ जनसंख्या बहुत होती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। ठीक है, तो एक समस्या भी है, तो आपको याद रखना है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब हम राज्य के नाम देख लेते हैं कि अलग अलग समय में क्या क्या नाम थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत या फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1836 से इसका नाम था, है ना। तो 1836 से लेकर 1877 तक इसका क्या नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत या फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, इसका ये नाम था 1877 से। ठीक है, तो 1836 से 1877 तक क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, और 1877 में इसका नाम हो गया था उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। इसके बाद इसका नाम हो गया 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। इसके बाद 1937 से बात करें तो संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, और फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, है ना, यूपी जिसे हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम मिला। राज्य की राजधानी की बात करें तो 1836 से इसकी राजधानी आगरा थी। इसके बाद 1858 में इसकी राजधानी इलाहाबाद हुई। 1921 में इसकी राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ थी और 1935 से पूर्णतः इसकी राजधानी लखनऊ हुई। तो ये समय समय पर इसकी अलग अलग राजधानियां रही हैं। तो ये फैक्ट हैं, आपको दिमाग में रखने हैं। इसके हम प्रतीक चिन्ह या फिर स्टेट सिंबल देख लेते हैं। तो राजकीय पक्षी या फिर वर्ड की बात कर लें तो सारस, जिसे क्रॉन्च भी बोलते हैं, है ना, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ग्रुइडाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका साइंटिफिक नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ रहा है ना। तो आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको ये पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो ग्रुइडाई इसका साइंटिफिक नाम है, आपको याद रखना है। राजकीय पशु या फिर एनिमल की बात करें तो बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है, जिसे क्या बोलते हैं, रूसरवस डुआओसेली, इसका साइंटिफिक नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। राजकीय खेल की बात करें स्पोर्ट्स की तो हॉकी यहाँ का राजकीय खेल है। राजकीय वृक्ष ट्री की बात करें तो अशोक या फिर सराका अशोका यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय फूल की बात करें तो पलास, ब्यूटिया,
मोनोस्पर्मा यहाँ का राजकीय फूल है। राजकीय फल फ्रूट की बात करें तो आम यहाँ का राजकीय फ्रूट है, मैंगीफेरा इंडिका भी बोलते हैं। राजकीय चिन्ह देखें तो यहाँ का जो राजकीय चिन्ह या फिर सिंबल है वो क्या है, एक वृत्त के ऊपर धनुष का निशान है ना, बीच में बहती हुई गंगा और यमुना नदियां है और दाएं और बाएं दो मछलियां हैं। तो आप देख सकते हैं है ना, यहाँ पर धनुष बाण है, इसके अलावा ये दो नदियां यहाँ पर बह रही हैं, इसके अलावा दो मछलियां भी इसमें हैं। तो ये राजकीय चिन्ह है, आपको याद रखना है। राजकीय मछली की बात करें फिश, तो ये आपकी मोय या फिर चीतल यहाँ की राजकीय मछली है। तो ये सारे सिंबल हैं उत्तर प्रदेश के, आपको याद रखना है। अब हम इसकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति देख लेते हैं। तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना, इसे नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश को नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं। इसके अलावा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना, इसे क्या बोलते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं, ग्लोब पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिससे किसी भी क्षेत्र की स्थिति को दर्शाया जाता है। भारत का मानक यामोत्तर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। यह 5 राज्यों से निकलती है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखिए वह देशांतर रेखा जिससे हमारे पूरे भारत का टाइम डिसाइड किया गया, उसे क्या बोला जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, या फिर इसको पूर्वी देशांतर को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इससे हमारे भारत देश का टाइम डिसाइड किया गया है। तो ये इसका जो एग्जैक्ट टाइम डिसाइड किया गया है वो कहाँ से किया गया है, यहाँ पर इलाहाबाद में एक मिर्जापुर स्थान है, यहाँ से किया गया है। इसके अलावा जो ये देशांतर रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। मैप में भी आप देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल किनारे से होकर के गुजरती है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं। भारत का मानक समय जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो जो पूरे विश्व का टाइम डिसाइड किया गया है वो कहाँ से किया गया है, एक ग्रीनविच वेधशाला है लंदन में, वहाँ से किया गया है। तो वहाँ से यदि हम इंडिया का कंपेयर करें तो इंडिया का जो टाइम डिसाइड किया है वो 5.5 घंटे आगे है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, डिस्ट्रिक्ट और 18 मंडल या फिर डिविजन्स हैं। तो आपको पता होगा, है ना, यहाँ पर टोटल कितने 75 जिले हैं और 18 मंडल या फिर डिवीजन हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और राज्य की जो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है ना, पूर्व से पश्चिम की कितनी है और उत्तर से दक्षिण की कितनी है। तो ये फैक्ट है, आपको दिमाग में रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब हम अन्य राज्यों के साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, इसे हम यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं, दिल्ली और एक देश नेपाल से लगती है। तो आपको पता ही होगा, है ना, यूपी में टोटल कितने 75 जिले हैं, है ना। इसमें से जो उत्तर प्रदेश के बाउंड्री वाले जिले हैं ना वो 8 राज्यों को छूते हैं। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उससे हमारी सीमा लगती है और एक देश नेपाल है जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो चलिए अब हम एक एक स्टेट के साथ देखते हैं कि कौन कौन से जिले लगते हैं। सबसे पहले राजस्थान। तो राजस्थान से 2 जिले लगते हैं, एक मथुरा है और एक आगरा है। मैप पे हम इसको देखते हैं, आपको मथुरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आगरा मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 लगते हैं। कौन कौन से हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो चलिए थोड़ा मैप में हम इनको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आगरा मिल जाएगा यहाँ पर, है ना। आगरा के बाद इटावा है, इटावा के बाद जालौन है, जालौन के बाद झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, फिर महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और फिर लास्ट में सोनभद्र है। तो ये 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं यूपी के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ सिर्फ एक जिला लगता है, सोनभद्र, है ना। तो ये सोनभद्र जिला है, छत्तीसगढ़ से अपनी बाउंड्री साझा करता है। झारखंड से बात करें तो झारखंड से भी एक जिला लगता है, सोनभद्र है। तो यहीं पर झारखंड है और यहाँ पर सोनभद्र से सीमा इसकी लगती है। बिहार की बात करें तो बिहार के साथ 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। चलिए मैप में हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर महाराजगंज है ना, इसके बाद यहाँ पर कुशीनगर है, कुशीनगर के बाद देवरिया है, देवरिया के बाद यहाँ पर बलिया है, बलिया के बाद गाजीपुर, चंदौली और यहाँ पर लास्ट में सोनभद्र है। तो ये 7 जिले हैं, है ना, जिसकी सीमा बिहार से लगती है। एक नोट हम देख लेते हैं,
भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। देखिए जो सोनभद्र जिला आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसकी सीमा किस किस से लग रही है? यहाँ पर एमपी से लग रही है, छत्तीसगढ़ से लग रही है, झारखंड से लग रही है और बिहार से लग रही है। तो टोटल ऐसा जिला है ये, पूरे देश की बात करें हम या फिर यूपी की बात करें तो 4 राज्यों को टच करता है सोनभद्र जिला। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, हरियाणा के साथ 6 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर सहारनपुर है, शामली है ना, शामली के बाद बागपत है, फिर यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर के बाद यहाँ पर आपको अलीगढ़ देखने को मिल जाएगा और फिर यहाँ पर मथुरा है। तो ये 6 जिले हैं जो हरियाणा से लगते हैं। दिल्ली के साथ 2 जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली छोटा सा है यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर ये गाजियाबाद है और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला लगता है, सहारनपुर। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए, यहाँ पर सहारनपुर लग रहा है हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड से 7 लगते हैं, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। तो चलिए मैप में हम देख लेते हैं उत्तराखंड के साथ कौन कौन से लग रहे हैं। तो पीलीभीत है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पीलीभीत है, बरेली, रामपुर के बाद मुरादाबाद है, मुरादाबाद के बाद बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है और सहारनपुर है। तो ये 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड के साथ। नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भी 7 जिले लगते हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खेरी और पीलीभीत। चलिए थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, फिर श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच है, फिर लखीमपुर खीरी है और फिर पीलीभीत है। तो ये 7 जिले भी नेपाल के साथ लगते हैं। तो ये सारे जिले आपको याद रखना है, कौन से स्टेट से कौन सा जिला लग रहा है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जो राष्ट्र है वो नेपाल है। आपको पता होगा सिर्फ एक ही राष्ट्र की सीमा यूपी से लगती है, वो है नेपाल। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई 538 किलोमीटर है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, फैक्ट है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। प्रदेश का सबसे उत्तरी दिशा सहारनपुर है ना, नदर्न मोस्ट। प्रदेश का सबसे दक्षिणी सदर्न मोस्ट कौन सा है? सोनभद्र है। मैप में भी आप देखते चलिए, मैप में भी मैंने बताया है आपको। प्रदेश का सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? तो बलिया है ना। आप देख पा रहे होंगे पूर्वी जिला, यहाँ पर बलिया आपको देखने को मिल जाएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खेरी 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा जिला है यूपी का ये। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे छोटा हापुड़ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो मैंने अभी आपको पॉइंट बता दिया, सोनभद्र की सीमा सर्वाधिक राज्यों को टच करती है। सोनभद्र जिला 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की सीमा को टच करता, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सहारनपुर जिला 3 राज्यों क्रमशः हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करता है। तो आप देखिए यहाँ पर सहारनपुर जिला है, ठीक है। तो 3 राज्यों को ये टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और यहाँ पर क्या है? हरियाणा है। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगरा जिला 2 राज्यों क्रमशः मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर आगरा है, यहाँ पर आपको राजस्थान दिख जाएगा और यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश राज्य दिख जाएगा। गौतम बुद्ध नगर 2 राज्यों क्रमशः हरियाणा और दिल्ली की सीमा को टच करता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, तो यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर कौन सा राज्य है? हरियाणा है। तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हम NCR भी बोलते हैं, तो उसमें टोटल 8 जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम जो सीमा वाला राज्य है वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा बाउंड्री किससे लगती है? मध्य प्रदेश से, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब हम इसका प्रशासनिक परिचय देखते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन। लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर? तो 80 हैं। राज्यसभा की सीटें 31 है। तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है, यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे कि हमारा केंद्र में होती है संसद, है ना, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है।
उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है। ठीक है, तो विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, और विधान परिषद में सदस्य कितने हैं? तो टोटल 100 हैं। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहाँ है? तो प्रयागराज इलाहाबाद में है, देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसके अलावा इसकी जो खंडपीठ है ना, एक और जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? इसकी खंडपीठ के रूप में लखनऊ में कार्यरत है। मंडल की बात करें तो 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, ब्लॉक 825 हैं, तहसील 351 है। कुल गांव की बात करें तो 1,06,774 है। नगर निकाय जिसे हम नगर पंचायत भी बोलते हैं 490 है। नगर पालिकाएं 200 हैं और नगर निगम 17 हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आपको याद रखना है ना। भाषाओं की बात करें तो यहाँ की हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है। इसके अलावा अवधी, उर्दू, ब्रज भाषा, भोजपुरी और बुंदेलखंडी ये लैंग्वेज भी यहाँ पर बोली जाती हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 77.73% यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है, और शहरी जनसंख्या कितनी है? 22.27%। साक्षरता दर की बात करें तो 67.68% यहाँ की साक्षरता दर है। सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है ना, 80.12% यहाँ की साक्षरता है, 2011 के अनुसार बता रहा हूं मैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, यहाँ की कितनी है? 46.74%। तो आपको याद रखना है। लिंगानुपात की बात करें है ना, सेक्स रेशो, तो 912 महिलाएं 1000 पुरुषों में। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं? तो 912 यहाँ का सेक्स रेशो है। प्रमुख नदियों की बात करें, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, तो आपको पता ही होगा। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम, निकनेम हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ नगरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ये सारे नाम प्रयागराज या फिर इलाहाबाद के हैं, तो आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा को कहा जाता है। राम जन्मभूमि, भू बैकुंठ, साकेत धाम, ये अयोध्या को कहा जाता है ना, राम जन्मभूमि के नाम से आपको पता ही होगा। लेदर सिटी, पूर्व भारत का मैनचेस्टर या फिर पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिराज ए हिंद या फिर पूर्व का सिराज, काफी इंपॉर्टेंट है, जौनपुर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सोनभद्र को कहा जाता है। आंवला नगरी, प्रतापगढ़। आमों का नगर, मलिहावा, लखनऊ। धान का कटोरा, चंदौली। अमरूद नगरी, प्रयागराज। तो ये सारे कुछ उपनाम है नगरों के, आपको याद रखना है। देखिए, स्थिति की बात करें तो ये उत्तर भारत या फिर उत्तर मध्य भारत में स्थित है ना, दोनों आपको याद रखना है, उत्तर भारत भी याद रखना है, उत्तर मध्य भारत भी याद रखना है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले लेक्चर में। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। बाउंड्री या फिर सीमाओं की बात करें तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल, एक राष्ट्र से इसकी सीमाएं लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ना, लेकिन एक बार और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ग्लोब पर यदि हम स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे हम नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसे हम ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। तो ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु थी। कुछ फैक्ट थे, मैंने वापस से आपको रिपीट कर दिए। अब हम भूगर्भिक संरचना की बात कर लेते हैं, फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो भूगर्भिक या फिर जियोलॉजिकल दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है ना, तो आपको पता होना चाहिए 25 करोड़ वर्ष पहले जितने भी वर्तमान में आप महाद्वीप देखते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, अंटार्कटिका हो, इसके अलावा एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिन्हें हम पेंजिया बोलते थे, है ना। और यह पेंजिया 20 करोड़ वर्ष पूर्व टूटा, है ना। तो 2 भागों में टूटा था, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो इसी गोंडवाना लैंड का भाग था हमारा भारत। तो जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के गोंडवाना लैंड का भाग है। प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग जो प्लेट्यू पार्ट है वो कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से निर्मित है। ठीक है, तो देखिए जो दक्षिणी हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, वो पठारी है पूरा, है ना। और किसका भाग है? बुंदेलखंड के पठार का भाग है। और जो हमारे ये प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ये उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। विंध्य क्रम की शैलों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि शैल पाए जाते हैं। इन शैलों में जीवाश्म अवशेषों का अभाव पाया जाता है। तो जो यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें या फिर विंध्यांचल श्रेणी है, तो यहाँ पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ये सभी चीजें पाई जाती हैं।
उत्तर में शिवालिक श्रेणियां और दक्षिण में विंध्य श्रेणियों के मध्य गंगा यमुना का मैदान है, जो कि प्लिस्टोसीन युग से अब तक अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप बना है। ठीक है, तो देखिए यदि आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो इसके उत्तर में शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय का ही हिस्सा है, और दक्षिण में देखेंगे तो विंध्य श्रेणी है। ठीक है, इसके बीच में जो पूरा मैदान है वो गंगा यमुना का मैदान है। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो प्लिस्टोसीन युग से अब तक हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? जो हिमालय से नदियां निकलती हैं और जो अपने साथ अवसाद लाती हैं, अवसाद का मतलब रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, तो इनको जब नदियां बहती हैं अपने स्थान से तो आसपास जमाती जाती हैं, इनका निक्षेप करते जाती हैं, तो उसी से गंगा यमुना का मैदान का निर्माण हुआ है। अभी आगे हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का फिजिकल डिवीजन या फिर भौगोलिक विभाजन। तो किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे तटीय मैदान हो सकते हैं, है ना, समुद्र हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है। तो इन सभी के आधार पर किसी क्षेत्र को जब हम विभाजित करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर का पर्वतीय भाग उत्तराखंड में चला गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 भौतिक क्षेत्र शेष रह गए। तो देखिए जब 2000 में उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल का गठन हुआ, उससे पहले यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 4 भौतिक क्षेत्र होते थे ना, शिवालिक क्षेत्र भी आता था, लेकिन जब उत्तराखंड का गठन हो गया तो जो हिमालय का भौतिक क्षेत्र था वो उत्तराखंड के पास चला गया। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही भौतिक क्षेत्र शेष रह गए, है ना। कौन कौन से? चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है उत्तर में भावर एवं तराई क्षेत्र या फिर भावर एंड तराई रीजन। फिर सेकंड है मैदानी क्षेत्र या फिर प्लेन रीजन, है ना। मैदानी क्षेत्र मतलब जो कि गंगा यमुना नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और अगला है दक्षिण में पठारी क्षेत्र या फिर प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 फिजिकल डिवीजन हमें पढ़ने हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, है ना। उत्तर में क्या है? भावर और तराई, बीच में मैदानी क्षेत्र है और दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। तो इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं उत्तर में भावर एवं तराई क्षेत्र। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर तक पाई जाने वाली एक पतली सी पट्टी होती है जिसे हम भावर और तराई बोलते हैं। भावर क्षेत्र उत्तर में है जबकि तराई क्षेत्र इसके ठीक दक्षिण में सटा हुआ है ना। तो देखिए चलिए मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सहारनपुर जिला है पश्चिम में और पूर्व में आप देखेंगे कुशीनगर। ठीक है, तो इन दोनों जिलों के मध्य में एक पतली सकरी पट्टी पाई जाती है 2। तो ऊपर जो पट्टी है शिवालिक के दक्षिण में उसे बोला जाता है भावर, और भावर के दक्षिण में जो पट्टी है उसे बोला जाता है तराई क्षेत्र। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करते हैं भावर को डिस्कस। यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपाद प्रदेश में फैला हुआ है। इसका निर्माण कंकड़, पत्थर और चट्टानों से हुआ है। तो देखिए जो शिवालिक हिमालय है, जब कोई भी नदी किसी पर्वत से या फिर शिवालिक से नीचे उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़, पत्थर, चट्टानें बहा करके लाती है। ठीक है, और जब ये इसके गिरिपाद प्रदेश में पहुंचती है ना, गिरिपाद प्रदेश मतलब जब पर्वत खत्म हो जाता है और जब ये नीचे सीधे मैदानों में प्रवेश करने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने साथ लाए हुए जो भी अवसाद होते हैं, कंकड़, पत्थर, बालू, यहाँ पर इसको छोड़ देती है ना। और जब ये नदी यहाँ से बहती है तो पत्थरों के बीच में प्रवाहित होती है। तो यही चीज लिखा है। ठीक है, यह शिवालिक हिमालय के समांतर गिरिपाद प्रदेश में फैला है, मतलब गिरिपाद प्रदेश मतलब ये इसे गिरिपाद प्रदेश बोलेंगे, फैला हुआ है। इसका निर्माण कंकड़, पत्थर और चट्टानों से हुआ है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खेरी आदि जिलों में। ठीक है, तो ये सारे सीमावर्ती जिले हैं। हमने पहले लेक्चर में सबको डिस्कस किया हुआ, तो आपको पता होगा। यहाँ आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं तथा जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है। नदियां आगे जाकर वापस से प्रकट हो जाती है। तो अभी मैंने बताया था कि जब इस रीजन में नदियां बहती हैं तो चूंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, ठीक है, तो नदियां इनके मध्य बहती हैं। फिर जब बहती हैं वो तो दिखाई नहीं देती क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें होती हैं। तो नदियां यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं, आपको याद रखना है। यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है। इस क्षेत्र में मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये पथरीला और ककरीला एरिया है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कृषि होती नहीं है, बहुत कम उपजाऊ क्षेत्र है। तो भावर का एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र है? शिवालिक के दक्षिण में फैला क्षेत्र है। यह ककड़ीला और पथरीला एरिया होता है। यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं और यदि हम कृषि के हिसाब से देखें तो काफी कम उपजाऊ क्षेत्र है। अब हम डिस्कस करते हैं तराई क्षेत्र। भावर के समांतर दक्षिण में नमीयुक्त दलदली क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर वापस से प्रकट हो जाती हैं। यहाँ पर महीन कणों के निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जब नदियां आगे चलती है ना, देखिए ये भावर क्षेत्र है, मैंने बताया था आपको पथरीला क्षेत्र। इसके आगे जब नदियां निकलती हैं ना तो वापस से ये दिखाई देने लगती है क्योंकि कंकड़ पत्थर का जो क्षेत्र होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर नदियों द्वारा महीन छोटे छोटे कण ही लाए जाते हैं और उसके निक्षेप यहाँ पर किया जाता है। वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि कृषि योग्य बना ली गई है। यहाँ पर गन्ना, धान की खेती होती है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में जूट की कृषि भी अच्छी खासी हो रही है। देखिए क्या होता है कि जब
नदियां भावर क्षेत्र से आगे निकलती है ना, तो चूंकि ये पथरीला एरिया होता है, तो जब आगे इसको क्रॉस करती हैं तो नदियां काफी तितर बितर होकर के बहती हैं, और ये वाला जो रीजन होता है काफी नमी युक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा नमी पाई जाती है। इस कारण से यहाँ पर कौन सी फसल होती है, गन्ना, धान और जूट जैसी फसल यहाँ पर बोई जाती है। इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव जंतु, वैशैले कीट, अजगर, मगरमच्छ आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन रहता है, तो चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नमी होती है, तो काफी ज्यादा जीव जंतु, रेंगने वाले कीट, मच्छर वगैरह ये सब चीजें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जब गर्मी का मौसम आता है तो काफी ज्यादा यहाँ पर बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। खासतौर पर आप देखेंगे तो ये जो गोरखपुर वाला क्षेत्र है, ये बीमारियों से काफी ज्यादा प्रभावित रहता है। उसका रीजन है कि ये तराई क्षेत्र में स्थित है। अब हम डिस्कस करते हैं मैदानी क्षेत्र या फिर गंगा का मैदान, इसे हम द एलुवियल प्लेन्स भी बोलते हैं। भामर एवं तराई क्षेत्र तथा दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच में अवस्थित है। यह विस्तृत, सामान्यतः समतल एवं उपजाऊ मैदान है। इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आगे हम जब चलेंगे तो ऊपर हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया भावर और तराई। अब इसके नीचे जो क्षेत्र है वो यहाँ पर दो नदियां बहती हैं मुख्यतः, एक है गंगा और एक है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। तो यहाँ पर जो ये मैंने आपको बताया था कि जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद लाती हैं। अवसाद का मतलब क्या है, मिट्टी हो गई, कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, तो ये सारी चीजें बहाकर लाती हैं। और ये जो मिट्टी होती है इसका ये क्या करती है, आसपास के क्षेत्रों में निक्षेप करती है। तो इसी मिट्टी से मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, और इसे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी बोलते हैं ना। दोआब क्षेत्र का मतलब ये है कोई दो बड़ी नदियों के बीच का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गंगा, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कॉप, कीचड़, बालू के निक्षेप पाए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कॉप मतलब वही जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, कीचड़, कॉप है ना, बालू, मिट्टी, ये सब चीजों का यहाँ पर निक्षेप देखने को मिलता है। निक्षेपों की संरचना के आधार पर इस मैदान को दो उप विभागों में या फिर दो उपभागों में बांटा गया है। चलिए हम वो देख लेते हैं। एक होता है खादर और एक होता है बांगर। अब हम इनको एक एक करके चर्चा करते हैं ना। तो देखिए पहले हम चर्चा करते हैं खादर क्षेत्र को। नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है खादर क्षेत्र कहलाता है। लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। इसी कारण इस प्रदेश में उपजाऊपन बना रहता है। ठीक है, चलिए खादर क्षेत्र को समझिए। देखिए यहाँ पर एक मैंने मैप लगाया है, इसको देखिए। देखिए ये नदी है ना, ब्लू कलर से आप देख पा रहे होंगे, है ना। और इसके आसपास वाला जो ग्रीन कलर का क्षेत्र है ये होता है खादर, है ना। और इसके जो दूर वाला क्षेत्र है उसे बोलते हैं बांगर। इसको भी हम समझेंगे। तो क्या होता है, नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ हर साल आती है। देखिए क्या होता है, नदी जब बहती है और वर्षात में या फिर जब भी बाढ़ आती है, नदी अपने साथ बाढ़ लेकर के आती है, तो अपने साथ वो अवसाद भी लाती है। अवसाद का मतलब रेत, मिट्टी, है ना, बालू लाती है। जहां जहां भी बाढ़ का पानी घुसता है ना, जहां आप जैसे ग्रीन कलर से देख पा रहे होंगे, है ना, मिट्टी को वहां पर छोड़ देता है और नदी का पानी जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो वापस अपने स्थान पर चले जाता है। इस प्रकार से मिट्टी का निक्षेप वहां पर रह जाता है और मृदा का नवीनीकरण हर साल होता रहता है। ठीक है, तो हर साल बाढ़ आती है ना, बाढ़ों का पानी आसपास के इलाकों में घुसेगा, है ना। उसके बाद हर साल वहां पर मिट्टी छोड़ती जाएगी नदी और मृदा का नवीनीकरण होते जाएगा। इसी कारण इस प्रदेश का जो उपजाऊपन है वो बना रहता है। और जो खादर क्षेत्र होता है यहाँ पर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मृदा से हुआ है। इसकी ऊंचाई बांगर प्रदेश से कम होती है। बस समझ में आ गई। ठीक है, नदियों के पास का क्षेत्र खादर क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो नई जलोढ़ मिट्टी या फिर न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसका जो नवीनीकरण है वो होता रहता है नदियों के द्वारा। चलिए हम बांगर क्षेत्र को समझते हैं। नदियों के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है ना। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन कलर के बाद वाला क्षेत्र ये बांगर क्षेत्र कहलाता है। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती, जिस कारण से यहाँ की मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है। बांगर प्रदेश कहलाता है। ये प्रदेश मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं या फिर दूर वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुंच पाता। जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा तो मृदा का नवीनीकरण भी नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से इसकी जो उपजाऊपन होता है इस मिट्टी का, वो खादर क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा कम होता है ना। इस मैप से भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। देखिए ये खादर क्षेत्र, ये नदी वाला क्षेत्र है ना, नदियों के पास वाला क्षेत्र ये खादर क्षेत्र, यहाँ पर बाढ़ का पानी पहुंचता है। और जो ये दूर वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि थोड़ा ये दूर का क्षेत्र है और ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मृदा का नवीनीकरण नहीं हो पाता। तो ये आपको अंदर समझ में आ गया होगा। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, पुरानी जलोढ़ या फिर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, है ना। यदि हम उपजाऊपन की बात करें तो खादर ज्यादा उपजाऊ होती है, बांगर इसकी अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दक्षिण के पठारी क्षेत्र या फिर साउथ का जो प्लेट्यू रीजन है उसे हम चर्चा करते हैं। यह पठारी क्षेत्र मध्य के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसे बुंदेलखंड का पठार या फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू भी कहते हैं।
यह प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर जो इंडिया है उसका उत्तरी विस्तार है ना। चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा, ये पूरा मध्य का मैदान है जो कि गंगा और यमुना नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो इसके जो साउथ में जो ये रीजन है ना, ये पठारी क्षेत्र कहलाता है या फिर बुंदेलखंड का पठार भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये किसका उत्तरी भाग है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया या फिर भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी ये उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। इस पठारी क्षेत्र की जो सामान्य ऊंचाई है, एवरेज हाइट है, वो 300 मीटर है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 600 मीटर के अप्रोक्स है, ठीक है, जो कि दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो इनकी एवरेज हाइट कितनी है, यहाँ पर जो पठार है इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 300 मीटर है। मिर्जापुर और सोनभद्र कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर कैमूर और सोनाकर की कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर है, जो कि दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं। यह क्षेत्र ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जिले के गंगा के दक्षिण भाग तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील तक फैला है। तो ये सारे जिले आपको यहीं पर देखने मिल जाएंगे जहां पर मैंने आपको मैप में बताया हुआ है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियां चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टॉन्स है। चंबल, बेतवा एवं कैन नदियां यमुना की, जबकि सोन, टॉन्स गंगा नदी की सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हालांकि हम नदियों के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इस प्लेट्यू की ये नदियां हैं तो मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया। यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इसके ज्यादा भागों में लाल मिट्टी या फिर जो रेड सॉइल होती है, फिर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो चना, सरसों, अरहर, ज्वार, गेहूं आदि हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेड सॉइल या फिर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है ना। इसमें जो खेती होती है वो मोटे अनाजों की खेती होती है। मोटे अनाज मतलब जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी फसलें यहाँ पर ली जाती हैं, ठीक है। एक नोट देख लेते हैं हम। बुंदेलखंड के पठार तथा विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो ये थे हमारे फिजिकल डिवीजन के 3 भाग।